गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हम होंगे कामयाब सीरीज का जो अगला पार्ट है वो आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जब हम प्रीलिम्स के पेपर को अप्रोच कर रहे हैं और जो प्रीलिम्स के पेपर की जो तैयारी कर रहे हैं तो उसमें नॉलेज के अलावा जो अदर एस्पेक्ट्स हैं उनके ऊपर आज हमारी चर्चा रहेगी। ठीक है, तो मैंने जैसे कि पहले बताया था कि जो प्रीलिम्स का पेपर है उसको क्लियर करना आरपीएससी में इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो हमें नॉलेज के अलावा कि दूसरे जो फैक्टर्स हैं उन पे ध्यान देना है। देखो, नॉलेज के लिए आप क्लासेस ले रहे हो हैं और उनको आप अपना टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो उससे आपका नॉलेज बढ़ रहा है, वो ठीक है। लेकिन आज जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा उनमें आप जो आपका एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसी में आप 20 से 30 नंबर्स को ना आप एक्सीड कर पाएंगे। तो आज का आप एक बार लेक्चर है, इसको पूरा एकदम ध्यान से देखिए। ठीक है, तो ये हमारी हम होंगे कामयाब सीरीज है जिसमें हम जो स्टडी के अलावा जो दूसरी टेक्निक्स हैं जिनसे जो हमारी इफेक्टिविटी बढ़ानी है, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है स्टडी में, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये सीरीज है, क्यों हमने ये सीरीज लेके आए इसके बारे में हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं कि इस सीरीज का क्या फायदा होगा लोगों में। और ये हमारी जो इंस्पिरेशन है इस सीरीज की वो अब्राहम लिंकन सर है कि यदि आपको अच्छा तरीका पता है ना तो आपके लिए जर्नी काफ़ी आसान हो जाएगी। यही बात अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी बोली थी कि आपको गेम्स के रूल पता होने चाहिए, तभी आप उसको सबसे अच्छी तरीके से खेल सकते हो। ये मेरा थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, यदि आप देखना चाहो। अब आज के उस पे आते हैं कि यदि अब जो आपने तैयारी कर ली, अब आप क्या कर रहे हो, 2-2.5 महीने बाद प्रीलिम्स है, तो आप इस समय मॉक टेस्ट लगा रहे होगे और आपका जो रियल पेपर होगा उस समय। तो अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जो प्रीलिम्स का पेपर है उसको अटेम्प्ट करते हुए क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। कुछ बातें बहुत जनरल होती हैं लेकिन उनका जो मैंने इम्पैक्ट देखा है वो काफी ज्यादा मल्टीफोल्ड इम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, इसको ज्यादा लेंदी नहीं करेंगे। तो सबसे पहले कि जनरल गाइडलाइन। अब जो मैं नॉर्मल सी जनरल गाइडलाइन बोलूंगा, लेकिन ये दोनों जनरल गाइडलाइन ऐसी थी कि मैं प्रीलिम्स के पेपर में जाने से पहले लगातार इन दो बातों को अपने आप को बताता रहता था कि ये दो बातें मेरे को ध्यान में रखनी है और यदि सिली मिस्टेक से आपको बचना है तो सबसे इंपॉर्टेंट यही दो बातें काम आएंगी। इनको हम बहुत लाइटली लेते हैं। तो पहली क्या बात है कि जो क्वेश्चन है उनको बहुत प्रॉपरली पढ़ना है। प्रॉपरली पढ़ने का मतलब है कि हमें कोई भी प्रिजुडिस लेके नहीं जाना है कि आरपीएससी फैक्ट पूछती है या आरपीएससी ना क्वेश्चन टफ पूछती है, आरपीएससी इजी क्वेश्चन पूछती है, आरपीएससी के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं वहां से आते हैं, ऐसा कोई भी नहीं लेना है और पूरा प्रॉपरली पढ़ना है कि ये पूछ क्या रहा है। और सबसे ज्यादा जो सिली मिस्टेक यहीं से बच जाएंगी आपकी। ठीक है, और दूसरी जो है कि आपको जो ऑप्शंस है ना वो हमेशा किसी ना किसी प्रकार का हिंट देते हैं। तो एक तो आप ना जो नजरिया आपको बदलना पड़ेगा। एक तो आप ऑब्जेक्टिव जब भी कोई क्वेश्चन देखो तो उसको देखते ही ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन पूछा है इसका आंसर मुझे करना है। आप ये देखो कि ये क्वेश्चन दिया है, प्रॉपरली पढ़ो और जो ऑप्शंस हैं उसके हमेशा किसी न किसी प्रकार का हिंट देंगे आपको। ठीक है, तो ऑप्शन जो सही उत्तर होगा वो भी अपने आप में एक हिंट देगा और जो ना गलत उत्तर होंगे, गलत ऑप्शन होंगे, वो भी अपने आप में किसी प्रकार का हिंट देंगे। तो ये चीज मैं आपको समझाने के लिए मैंने सोचा 1-2 लेक्चर में मैं आपको प्रीलिम्स का पेपर है उसको सोल्व करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो क्वेश्चंस हैं वो हमें हिंट देते हैं और किस तरीके से हम क्वेश्चन को प्रॉपरली नहीं पढ़ने की वजह से कुछ और इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। दूसरा है कि अब जो क्या क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए हमारी। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि जब हमें इस पेपर के अंदर सबसे पहले अटेम्प्ट क्या करना है। ठीक है, तो सभी लोग क्या करेंगे कि पेपर को जाएंगे, जाते उसको खोलेंगे, जो सबसे पहले जो भी पोर्शन आया उससे सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है कि मानिए आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स वीक है लेकिन इकोनॉमिक्स ही सबसे पहले पोर्शन में आ गया, उस समय आप क्या करोगे। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले जो मेरा मजबूत सब्जेक्ट है वो करना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर जाते समय हमारे अंदर एक एंजाइटी होती है। एंजाइटी क्या होती है कि क्या आएगा पेपर में, क्या आएगा पेपर में, क्या नहीं आने वाला, क्या मैं पढ़ के आया हूं वो आएगा, क्योंकि हम पूरा सिलेबस तो याद नहीं कर सकते। तो कुछ ना कुछ आता है तो क्या मैं गलत कर दूंगा, या मेरी जो टेस्ट सीरीज में परफॉर्मेंस रही है वैसी तो यहाँ नहीं रह जाएगी, या टेस्ट सीरीज में आपकी अच्छी परफॉर्मेंस रही है तो आपको डर लगता है कि मैं यहाँ रिपीट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, घर वाले क्या बोलेंगे, समाज वाले क्या बोलेंगे, ये सब बातें सभी के दिमाग में चलती हैं। तो उस समय क्या होता है ना कि आपको जो अपना कॉन्फिडेंस वाला सब्जेक्ट है उसको सोल्व कर लोगे तो आपकी जो नर्व है जो 15 से 20 मिनट के अंदर सेटल डाउन हो जाएगी। उसके बाद से आप हार्ड सब्जेक्ट को भी हैंडल कर सकते हो। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि आपको पता होना चाहिए कि मैं कौन सा
पोर्शन है उसको सबसे पहले अटेम्प्ट करने वाला हूं। ठीक है, यदि इस चीज को ध्यान में रखना है तो मैंने जैसे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपको एक आपकी स्ट्रेंथ की मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, स्ट्रेंथ मैट्रिक्स की अपन ने पहले बात की थी कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट मेरा सबसे ज्यादा मजबूत है, कौन सा वीक है, कौन सा सबसे वीक है। ठीक है, तो इसमें मैं सबसे पहले जो मैथ जिनका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट रहा है तो मैं उनको कहूंगा कि हमेशा मैथ से आप स्टार्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मैथ्स को स्टार्ट करने के लिए आपको ब्रेन का काफी ज्यादा एक हिस्सा है उसको पूरा इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तो जो आपके नर्व्स हैं वो भी कंट्रोल हो जाएंगे और उसके बाद जो आप आगे वाला पेपर है उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। और जो मेरे आर्ट्स के भाई बहन हैं उनको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि ये अपन आगे वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे कि आरपीएससी किस प्रकार के क्वेश्चंस को पूछती है और आपकी स्ट्रेंथ क्या होती है। तो आपके जो फैक्ट्स वगैरह होते हैं वो काफी रिलेटिवली बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो आपको जैसे हिस्ट्री जैसे पोर्शन से या पॉलिटी जैसे पोर्शन से जहां पे फैक्ट्स को पूछे जाता है ना वहां से स्टार्ट करना चाहिए, तो वहां पे आपको लगेगा कि हाँ मैंने अच्छा किया है। या करंट अफेयर से, ये जो नए स्टूडेंट है जिनकी कमांड सबसे अच्छी करंट अफेयर पे हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब जो नए स्टूडेंट है, जैसे कि एक स्टूडेंट है जो पिछले 5 साल से तैयारी कर रहा है, एक नया स्टूडेंट है, तो जो 5 साल से तैयारी कर रहा है उसका स्टैटिक सब्जेक्ट अच्छा होगा, लेकिन करंट अफेयर तो दोनों के लिए नया है। तो जो नए स्टूडेंट है वो करंट अफेयर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करके कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं। तो लेकिन उसके लिए आपको स्ट्रेंथ मैट्रिक्स आपकी टेस्ट सीरीज के दौरान बना लेनी है। आप यदि कम से कम 15 से 20 पेपर लगा रहे हो तो हर पेपर में आप देखिए कि कौन से सब्जेक्ट के मेरे मैक्सिमम क्वेश्चन सही हुए हैं, और आपके 10 पेपर लगाने के बाद आपको पता होनी चाहिए कि मेरी ये स्ट्रेंथ मैट्रिक्स बन रही है और जो सबसे ऊपर है उसको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। ठीक है, फिर दूसरा ऑप्शन ओएमआर फिलिंग। ये ओएमआर की फिलिंग करनी कब है, ये भी एक बहुत ही ना, इसमें भी 3-4 प्रकार की व्यूज चलते हैं कि एक तो आप पेपर पहले पूरा अटेम्प्ट कर लीजिए उसके बाद आपको ओएमआर फिल करना है, या बीच बीच में अटेम्प्ट फिल करते रहिए, या फिर आप ऐसे सोच सकते हो कि एक क्वेश्चन किया उसी की ओएमआर फिल की, दूसरा क्वेश्चन किया ओएमआर फिल की। तो ओएमआर फिलिंग के लिए हमारे पास 3 स्ट्रेटेजी हैं। एक कंप्लीट पेपर के बाद, ठीक है, दूसरा साइमल्टेनियसली, तीसरा कि हम बीच बीच में ब्रेक लेके। ठीक है, तो इन 3 स्ट्रेटेजीज में मैंने इन सबको बार बार जो मैंने मॉक पेपर दिए, प्रैक्टिस पेपर दिए और वहां पे आरपीएससी यूपीएससी के अंदर पेपर दिए, तो मुझे ये पता चला कि ये जो ब्रेक स्ट्रेटेजी है वो सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी है। क्योंकि आप कंप्लीट में करोगे तो नुकसान क्या होगा, यदि आपने कंप्लीट पेपर कर लिया और उसके बाद सोचिए कि ओएमआर फिल ही नहीं कर पाए, उस समय क्या होगा। और दूसरा, लास्ट के 5-10 मिनट के अंदर आपने हमेशा देखा होगा कि अपने जो हैंड है वो वाइब्रेट करने लगते हैं कि यार ये सही तो है, ये गलत तो नहीं हो जाएगा, ये सही तो है नहीं है, तो वहां पे काफी ज्यादा कंफ्यूजन आ जाएगा। ठीक है, तो कंप्लीट पेपर करने के बाद ओएमआर फिल करने की स्ट्रेटेजी है उसको अभी छोड़ दीजिए, इसका बहुत नुकसान होता है। दूसरा है साइमल्टेनियसली। तो आप सोचिए एक क्वेश्चन किया आपने उसी को इधर फिल कर रहे हो, एक क्वेश्चन किया उसको इधर फिल कर रहे हो, तो उससे क्या होगा ना कि आप दोनों ही जगह पे पूरा कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे और आपका जो ब्रेन है वो उसको ना अलग अलग प्रकार की कैपेसिटी यूज करनी पड़ रही है। एक कैपेसिटी है जिसमें उसको मेमोराइज करना है, रिकॉल करना है, दूसरी में कि उसमें कंसंट्रेट करके उसको फिल करना है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, तो ये गलती नहीं करनी है, तो इसलिए मैंने जो तीसरी जो मेथड बताया ना, ब्रेक मेथड, ये सबसे बढ़िया मेथड है। ब्रेक मेथड का आप कैसे यूज कर सकते हो कि आप सोल्व कीजिए, लगभग 20, 30, 40 क्वेश्चन सोल्व कीजिए या 2 सब्जेक्टों को एक साथ सोल्व कीजिए। उसके बाद आपका ब्रेन है वो एग्जॉस्ट होने लगेगा, तो उसको भी थोड़ा टाइम चाहिएगा कि अब मैं किस तरीके से ब्रेन को रिलैक्स करूं। तो उस टाइम पे आप ओएमआर भरती, तो ओएमआर भरोगे 30-40 जो गोले हैं उनको आप भरोगे, तो उसके बाद आपको 3-4-5 मिनट का रिलैक्स मिल जाएगा, तो उसके बाद आप उसको स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसकी स्ट्रेटेजिक्स के अंदर सबसे पहले क्या देखा कि आपको कौन सा पेपर अटेम्प्ट करना है वो पता होना चाहिए। दूसरा, ओएमआर को फिल करने की क्या स्ट्रेटेजी होनी थी। तीसरा, जो कॉमन सिली मिस्टेक्स हैं उनको अवॉइड करना है। देखिए आप एक चीज देखोगे कि आपकी बहुत अच्छी स्टडी होने के बाद भी आप बहुत सारी सिली मिस्टेक्स करते हो। सिली मिस्टेक्स क्या क्या होती हैं, जैसे हम मेजर सिली मिस्टेक की बात करेंगे, बाकी जब हम पेपर को सोल्व करेंगे ना उस समय बहुत सारी सिली मिस्टेक्स को मैं बता दूंगा कि ये सिली मिस्टेक होती है। पहला तो नो को हम नहीं पढ़ते हैं। नो को कैसे नहीं पढ़ते, जैसे कि हमें पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट या नॉट करेक्ट, तो जो नो है उसको हम बहुत ज्यादा लाइटली ले लेते हैं और जो करेक्ट स्टेटमेंट होता है ना उसको टिक करके चले जाते हैं। ठीक है, तो पहला ये एक कॉमन मिस्टेक होती है। दूसरी कॉमन मिस्टेक जो होती है फर्स्ट ऑप्शन की,
फर्स्ट ऑप्शन की क्या मिस्टेक होती है, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो स्पेशली इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक्स के सेक्शन में, जिनमें आपसे कुछ पूछेंगे कि ये जैसे एयर पोल्यूशन होने का क्या कारण है, ठीक है, एयर पोल्यूशन होने का क्या कारण है, उसमें पहला जो स्टेटमेंट दिया होगा आप उसको देखते बोलोगे ये तो पक्का ही है, लेकिन आप उसको टिक कर दोगे, ठीक है। लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि बाकी 2 3 4 ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, कहीं फोर्थ ऑप्शन में सही तो मतलब कि फोर्थ ऑप्शन में कहीं ऑल ऑफ द अबव नहीं है, या फिर सेकंड और थर्ड ऑप्शन है वो ज्यादा मोर सुटेबली तो उसको डिफाइन नहीं कर रहे। तो हमेशा हमारा क्या होता है कि फर्स्ट ऑप्शन को देखते उसको टिक कर देते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। ये कॉमन मिस्टेक मैं भी काफी ज्यादा करता था, इसलिए मैं ये आपको ये बताना चाहता हूँ। तीसरी कॉमन जो मिस्टेक अवॉइडिंग स्ट्रेटेजी है वो हमारे मैचिंग वाले क्वेश्चंस में है। ये आरपीएससी का आजकल आप देखोगे कि 2012 से पहले मैचिंग के जो क्वेश्चंस थे वो आरपीएससी बहुत कम पूछती थी, बहुत कम मैचिंग के क्वेश्चन, जिसमें एक तरफ भी एक 4 ऑप्शन दे दिए, एक तरफ 4 ऑप्शन दे दिए, उनको मैच करना होता है, ठीक है। तो ये अब 2013 में उन्होंने कुछ पूछे, 16 में कुछ पूछे, 18 में भी काफी ज्यादा क्वेश्चन तो आए हैं। तो आपको इस चीज मैचिंग वाले क्वेश्चनों में हमें आंसर सही पता होता है, लेकिन उसको जो मैच करना है और उसके अंदर हम किसी प्रकार की मिस्टेक कर देते हैं। तो इसको थोड़ा सा मतलब ये जो सिली जो मिस्टेक होने वाली जगह है ना, जैसे कि क्या होता है ना कि हम रोड पे ड्राइव कर रहे हैं तो जहां पे मोड़ आती है उससे पहले लिखा रहता है कि ये एक्सीडेंट होने की संभावना है। तो सिली मिस्टेक्स आप जैसे आपने पहला पेपर सोल्व किया मॉक, ठीक है, प्रीलिम्स का पेपर सोल्व करने के बाद आपने कुछ मिस्टेक्स की, तो आप उन मिस्टेक्स को कैटेगराइजेशन कीजिए कि ये मिस्टेक क्यों हुई, ये मिस्टेक क्यों हुई, ये मिस्टेक क्यों हुई। तो हम जो अब जो टेस्ट सीरीज पतंजलि आईएएस चला रहा है, जैसे पांडे जी चला रहे हैं, जो काफी मुझे लगता है कि काफी एक्सपीरियंस है इस मामले में और उनकी टेस्ट सीरीज काफी अच्छी है, तो आप उसको सोल्व कीजिए, ठीक है। आप किसी भी इंस्टीट्यूट की सोल्व कर सकते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि उसको सोल्व करके आपको किस तरीके से नोट्स बनाने हैं, किस तरीके से अपनी गलतियां आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। इसको हम और डिटेल में बात कर सकते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि जो कॉमन जो सिली मिस्टेक करने वाली जो हमारी गलतियां हैं जहां पे हो रही हैं, तो उनको हमें नहीं करना है, ठीक है। ये बात देख ली। अब आ जाते हैं हम कि किस तरीके से एक जो पेपर अटेम्प्ट करते हैं वो एक 3 लेवल की स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है। उस 3 लेवल में हमें किस तरीके से पेपर को करना है, तो आज से अभी आप पेपर सॉल्व करोगे ना तो इसको अडॉप्ट करना, क्योंकि आपको लगेगा कि ये बहुत ही सिंपल है, इसको सर ने बता दिया, एक बार हमने सुन लिया, तो अब ना हम पेपर में जाएंगे तो ये डायरेक्ट इंप्लीमेंट होगी। ये चीजें डायरेक्ट इंप्लीमेंट होने वाली चीजें नहीं होती हैं, और ये मिस्टेक ऐसी होती है कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन लास्ट में जाके क्या बोलते हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसका कारण उन्हें नहीं पता रहता कि क्यों नहीं हो रहा है। तो वो जो ये कॉमन जो बिहेवियरल मिस्टेक करते हैं उनकी वजह से नहीं होता है। तो आप देखिए क्या करना है, सबसे पहली स्टेज में आप जाइए, जो कंफर्म आंसर है उनको टिक कीजिए, ठीक है। तो अब देखिए इस तरीके से होंगे क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, इस तरीके से आपके क्वेश्चन सारे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले स्टेज में क्या करना है कि जो कंफर्म हो गया कि ये उत्तर मैं करने वाला हूं, ठीक है, और जिसमें कोई भी डाउट नहीं है, तो उसके ऊपर डबल टिक कर दीजिए, ठीक है। आपने डबल टिक कर दिया। और एक चीज ये देखिए कि टाइम मैनेजमेंट है ना उस एग्जाम के अंदर बहुत जरूरी है, क्योंकि मिस मैनेजमेंट ऑफ टाइम की वजह से भी कई बार जो हमें आ रहा होता है ना वो भी हम करके नहीं आ पाते। तो सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन है उनके जो फर्स्ट जो स्टार्ट हो रहा है जहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ है उसके ऊपर अलग अलग तरीके से गोले लगाने हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए ये मेरे कौन सी स्टेज का था, इसको दोबारा पढ़ना है या नहीं पढ़ना। तो जहां पे कंफर्म आंसर हो गया पहली स्टेज के अंदर, केवल वही क्वेश्चन कीजिए और उनके आगे डबल टिक लगा दीजिए। डबल टिक लगाने का मतलब है इस क्वेश्चन को आपको अब दोबारा पेपर में नहीं पढ़ना, क्योंकि हमारी जनरल टेंडेंसी रहती है कि पहला एक राउंड में पूरा पढ़ के गए, दूसरे राउंड में भी पढ़ रहे हैं ना, तो उन्हीं क्वेश्चन को पढ़ने में वापस टाइम वेस्ट कर दे रहे हैं। और यदि आप ये कैलकुलेशन करके देख लेना, यदि आप सभी क्वेश्चनों को वापस से पढ़ते हो ना, तो आप कम से कम पूरे पेपर में 10 मिनट खराब करते हो, और वो 10 मिनट कहीं हम और दिमाग लगा सकते हैं, स्मार्ट गेस कर सकते हैं, कुछ और उसमें कर सकते हैं। तो आप ऐसा कर दीजिए, ठीक है। अब दूसरा ऐसा है कि जहां पे आपको ना 2 या 3 ऑप्शंस के बारे में ना पता है, या तो आप क्या कर लोगे कि 2 ऑप्शन है ना कट जाएंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आरपीएससी का जो चेंजिंग पैटर्न है उसमें किस प्रकार से नए क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें स्मार्ट गेस करने वाली जो क्वेश्चन है वो लगभग 50 से 60 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब 80-90% अभी भी आरपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रही है, लेकिन 50-60% है। और मुझे लग रहा है कि इस साल में ना वो जो 50-60 है उनका रेशियो और बढ़ जाएगा, और 75 तक वो क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जहां पे आपको थोड़ा गेस करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, इंटेलिजेंट गेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें आप देखिए कि 2 और 3 ऑप्शन, ठीक है। तो जहां पे आपको लगे कि 2 ऑप्शन मैंने काट लिए हैं, मेरे पास केवल 2 ही ऑप्शन बचे हैं,
तो आप उसको बॉक्स बना दीजिए उस क्वेश्चन के आगे, ठीक है। अब बॉक्स बना दोगे, आपको जब आप दूसरे आप पहले राउंड का पेपर पूरा कर लिया, उसकी ओएमआर भी फिल कर ली, उसके बाद जब अगले राउंड में जाओगे तो आप देखना कि जहां जहां बॉक्स लगे हुए हैं, ठीक है, तो अब बॉक्स लगे हुए का मतलब है कि इनकी 50% प्रोबेबिलिटी सही होने की है, 50% प्रोबेबिलिटी गलत होने की है, ठीक है। तो इसमें आपको पता है कि आपके दिमाग को ना इंस्ट्रक्शन पहले से मिला हुआ होगा कि जो ये पहला राउंड पूरा हो गया, दूसरे राउंड में मैं जब पेपर अटेम्प्ट करूंगा तो मेरे को दो में से एक ऑप्शन चूज करना है, जो भी मेरा बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो दिमाग अपने आप को प्रिपेयर कर लेगा, और आप ये एक बार करके देखिए, आपको पता चलेगा कि आपके जो नंबर आ रहे हैं किसी भी पेपर में, जैसे एक आपने पेपर दिया उसमें नंबर आएंगे 70-80, दूसरा पेपर आप यही सारी जो कॉमन टेक्निक्स का यूज करोगे तो 10-15 नंबर बढ़ जाएंगे, ठीक है। और जहां पे आपको लग रहा है कि मेरे पास 3 ऑप्शन के बीच में कंफ्यूजन है, तो उसको आप ट्राइंगल बना दीजिए उसके बाद। तो आप जब तीसरा राउंड देखेंगे हम, तो उसमें मतलब कि उसी क्वेश्चनों को देखेंगे जहां पे ट्राइंगल बना हुआ है, तो अब दिमाग उसी तरीके से सोचेगा। अब कि मेरे को 3 ऑप्शंस में से एक चूज करना है, तो दिमाग उस तरीके से सोचेगा, तो वो अपने जो दिमाग का एग्जिस्टिंग नॉलेज है पिछले 25-26 सालों का, तो वो उसी तरीके से उसको प्रेजेंट करेगा। आप इस ब्रेन की साइकोलॉजी को समझिए, ठीक है। और अब जब ये पहला क्वेश्चन आपने पहला राउंड कर लिया, सारे जो कंफर्म क्वेश्चन हो गए, दूसरा राउंड किया जिसमें आपने ये बॉक्स वगैरह बना दिया, तीसरे में आपने ट्राइंगल बना दिया, इनको कर लिया, और अब ये जो लास्ट राउंड है ना, इसमें एकदम रिस्क टेक करना है, आपको रिस्क एकदम प्ले करना है। लेकिन ये आपको पहले घर से पहले आप प्रैक्टिस करना, क्योंकि मैंने बहुत सारे टॉपर्स का वीडियो सुना है तो उन्होंने इस स्टेप को मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसलिए मना कर दिया कि यार हमारे जो मतलब हम 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उसमें से हमारे 2 ही क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 8 गलत हो रहे हैं, तो हम ओवरऑल है ना नेगेटिव जा रहे हैं, तो हम है ना अटेम्प्ट नहीं करेंगे। लेकिन मैंने बाकी जो देखे हैं लोग, तो उनमें से 3, 7 और 4, 6 का रेशियो बढ़ाने में ना लोग सफल हो रहे हैं, ठीक है। तो आप इन 3 कैटेगरी में से आप कौन सी कैटेगरी में हो, ये आपको जानना है बिफोर हैंड, मतलब कि जब एग्जाम होने से पहले पहले, ठीक है। तो आप पहले ना 10 क्वेश्चन ऐसे कीजिए जिनके बारे में आपको बहुत मिनिमम नॉलेज है। यदि आप इस कैटेगरी में हैं तो ये स्टेप आप अवॉइड करोगे, लेकिन आपको लग रहा है कि मैं इस कैटेगरी में और इस कैटेगरी में हूं, इस कैटेगरी में हो तो गो फॉर इट, इस कैटेगरी में हो तो आपकी ना जो हम आगे स्ट्रेटेजी देखेंगे, तो उसमें से इस कैटेगरी में हो तो आप देख सकते हो आप कट ऑफ के कितना पास हो, कितना दूर हो, उसके हिसाब से ये रिस्क ले सकते हो, ठीक है। अब आ जाइए आपकी आपकी जो स्ट्रेटेजी है उसके अंदर शिफ्टिंग कैसे होनी चाहिए, ठीक है। अब कई बार क्या होता है ना कि हम पहले से ना दिमाग के अंदर बना के जाते हैं कि हमें तो 115 नंबर लेके आने हैं पेपर में ताकि कोई भी डर ना रहे, लेकिन वहां पे जाने के बाद पता चलता है कि पेपर तो काफी सिंपल आ गया, इसमें तो कट ऑफ 120-25 भी जा सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यार पेपर में तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, इतना टफ पेपर दे दिया आरपीएससी ने, तो क्या करना है। तो आपको हमेशा सबसे पहले डिफिकल्टी लेवल है ना पेपर का, वो एनालिसिस करना है, ठीक है। तो डिफिकल्टी पेपर का कैसे पता चलेगा, तो अभी से आप जब फुल लेंथ पेपर लगाने स्टार्ट करो ना, ठीक है, तो उस समय उस पेपर को पहले 5-10 मिनट देख के उसको आप देखा करो कि जो मेरा नॉलेज एग्जिस्ट कर रहा है उसके बेसिस पे उसकी लेवल डिफिकल्टी लेवल कैसा है, ठीक है। यदि उसका डिफिकल्टी लेवल है तो अब देखिए हमेशा एक 3 प्लान होने चाहिए आदमी के पेपर में जाने से पहले, ए, बी और सी। हमेशा इस बी प्लान के साथ आपको स्टिक करना है। बी प्लान क्या है? बैलेंस्ड और कैलकुलेटेड प्लान होता है। जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था ना कि 70 क्वेश्चन करो तो इतने गलत हो सकते हैं, 80 करो तो इतने गलत हो सकते हैं, 90 करो तो इतने गलत हो सकते हैं, तो वैसा कोई आपका एक बैलेंस प्लान कीजिए आप कि मेरे हिसाब से वो बैलेंस प्लान मेरे को सही लग रहा है और मैंने इसके लिए कैलकुलेशन कर ली है और ये मेरा सही जा रहा है। तो हमेशा जब एग्जाम में जाओ तो ये जो मिडिल स्ट्रेटेजी है इसी को आपको फॉलो करना है कि ना एकदम बैलेंस्ड और कैलकुलेटेड वे में मैंने जो किया है वो। लेकिन आप सोचिए कि आपका पेपर है कि ज्यादा टफ लग रहा है, आपको लग रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चन है, 60-70 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके बारे में मैंने सुना ही नहीं है, तो उनमें मैं रिस्क भी नहीं ले सकता, ये नहीं ले सकता, तो इसमें आप वेरी सेफ प्लान के लिए जाइए, ठीक है। वेरी सेफ प्लान में क्या होता है कि जहां पे आप जो केवल वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे जिनके बारे में या तो आप कंफर्म जानते हो या जिनके 2 ऑप्शन ऑलरेडी कट हो चुके हैं, केवल वही। और उसमें भी 2 ऑप्शन में भी आपको यदि ऐसे लग रहा है कि ये नहीं बाकी 2 भी हो सकते हैं तो उनको भी छोड़ दो और केवल वेरी सेफ प्लान के लिए जाओ, ठीक है। तो आप मॉक में एक बार ट्राई करके देखना कि वेरी सेफ प्लान से भी ना आप यदि सक्सेस पा रहे हो ना तो इस पे भी कर सकते हो। फिर होता है हाई रिस्क प्लान। हाई रिस्क प्लान है ना केवल किन स्टूडेंट्स के काम आएगा, एक तो जिन्हें पेपर देखते ये लग जाएगा कि यार पेपर ये तो मेरे आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है,
ये इस पेपर से मैं कट ऑफ पार नहीं कर पाऊंगा। और जो नए स्टूडेंट होते हैं ना, जैसे मैंने जब पहली बार पेपर दिया था ना, तब मेरा क्या था कि मैंने केवल 45 दिन 40-45 दिन ही तैयारी कर पाया था मैं मैक्सिमम। तो उसमें क्या था कि मुझे पता था कि यदि मैं रिस्क नहीं लूंगा, मेरे को ज्यादातर ऑप्शन, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा ऑप्शन पढ़ रहा, तो यदि एक दो ऑप्शन के बारे में कुछ पता, क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बहुत पता, और लगभग ऐसा बहुत सारे क्वेश्चनों में हो रहा था, 60-70 क्वेश्चनों में हो रहा था। मैंने कहा कि अब मैं सब छोड़ नहीं सकता, क्योंकि मेरी जो प्रिपरेशन है वो केवल इतने दिनों की है, तो मेरे को हाई रिस्क प्लान पे जाना पड़ेगा। तो मैंने जो भी जहां पे भी एक ऑप्शन कट रहा था, मैं सबको अटेम्प्ट करता गया, सबको अटेम्प्ट करता गया, तो उसका मेरे को कुछ फायदा हो गया। लेकिन जब मैंने सेकंड टाइम पेपर दिया, तब तक मेरी प्रिपरेशन का लेवल था वो काफी अच्छा हो चुका था। तो मैं वेरी सेफ प्लान पे गया, वेरी सेफ प्लान पे। मैंने बैलेंस और कैलकुलेटेड रिस्क भी नहीं लेना था। मैंने कहा कि यदि कट ऑफ मेरा, जैसे कि क्वेश्चन मेरे जो 91 से ज्यादा क्वेश्चन में जा चुका था, तो उसके बाद जैसे मैंने दो ऑप्शन वाले क्वेश्चन थे ना, जहाँ पे दो में से एक उतरा है, उनको भी मैंने सोल्व नहीं किया कि मैं फालतू में, हम ऑलरेडी सेफ जगह में चल रहे हैं, फालतू में उनको अटेम्प्ट किया और वो सारे नेगेटिव हो गए तो क्या हो जाएगा। तो इसलिए फिर मैं जो तैयारी में वेरी सेफ प्लान पे चला गया। तो ये तीनों प्लान आपको अपनी सुविधा अनुसार यूज करने हैं, मैंने आपको बता दिए। अब आगे चलते हैं हम। अब करना है कि हमें टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है पेपर के अंदर। ठीक है, तो पेपर के अंदर देखो 3 आवर का टाइम देते हैं, 180 मिनट्स है और 150 क्वेश्चन है वहां पे। ठीक है, लेकिन अब इसमें से कुछ मिनट्स हैं जिनको हम निकाल देते हैं, ताकि हमें एक्चुअल पता चले कि हम एक को कितना कर रहे हैं। तो देखो मिनिमम 10 मिनट्स ओएमआर फिलिंग में आपकी लगेगी, तो उसको टाइम को उसको काट दीजिए कि ये 10 मिनट तो ओएमआर फिलिंग में लगेंगे। ठीक है, 10 मिनट जनरल वर्क करने में आपको लग जाएंगे, जैसे कि मतलब नाम भरना है, वो साइन करवाने आएंगे, कुछ कई बार वो चेकिंग करने भी आते हैं कि कहीं आपको चीटिंग मटेरियल नहीं लेके आए, कई बार है ना कोई मतलब कि पानी पिलाने वाला आ जाएगा, कई बार कुछ आ जाएगा। तो ये जनरल वर्क के भी मैं 10 मिनट काट लेता था कि ये 10 मिनट तो इसमें भी कटेंगे। ठीक है, 10 मिनट है वो आपकी साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट में भी लग सकती है। साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट में कैसे, कि जैसे 2018 का पेपर आया, ठीक है, 2018 के पेपर में मैं कुछ गलतियां कर रहा था कि मैंने जो केवल जो हार्ड पोर्शन था उसको पहले पिकअप कर लिया। ठीक है, तो मैंने मतलब कि करंट अफेयर का देखा तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे थे, फिर मैंने हिस्ट्री का देखा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे थे, तो मेरे को फिर मैंने मतलब कि पीछे पॉलिटी उठा के देखा, 2018 की पॉलिटी भी काफी हार्ड थी, तो उसको मैंने किया तो वहां पे से भी क्वेश्चन नहीं आ रहे थे। तो लेकिन जो मैंने इनिशियल 40-50 क्वेश्चन पढ़े, तो उसमें मेरे को लगा कि मैं बहुत कम क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ, या वो ज्यादातर मतलब जिनको फर्स्ट स्टेज वाले वो क्वेश्चन नहीं थे, मतलब कि जिनका मेरे को क्लियर कट आंसर नहीं पता था। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा मतलब वो हो गया, तो मैंने पूरा पेपर बंद किया, पानी वाले को मंगवाया कि पानी वानी दो, और उसके बाद मैंने आराम से सोचा कि अब मेरी जो मेन स्ट्रेटेजी क्या थी, कि वही स्ट्रेंथ वाली स्ट्रेटेजी पे जाओ। सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं मैथ सोल्व करता हूँ, फिर मैंने उसके 20 क्वेश्चन किए, फिर अपने आप को स्टेबल किया, क्या मेरी ज्योग्राफी स्ट्रॉन्ग है तो मैं ज्योग्राफी पे जाता हूँ, इस तरीके से फिर आगे किया ना, तो काफी अच्छे नंबर आ गए। तो ये साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट के लिए भी आपको चाहिए। तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, कई बार आप ना मतलब कि कुछ चीज जो एडमिट कार्ड वगैरह भूल गए, कुछ जो हमारी आइडेंटिटी कार्ड है वो भूल गए, या फिर कुछ भी हो सकता है, पेन खराब हो गया, या कुछ भी जो भी एनीवे कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए आपको साइकोलॉजिकल है ना रीएडजस्टमेंट करने के लिए आपको टाइम चाहिए होता है, तो उसको भी आप टाइम को एक बार निकाल दीजिए। तो ये 30 मिनट निकलने के बाद आपके पास केवल 150 मिनट्स बचते हैं, और 150 ही आपके पास क्वेश्चन है। तो कल हमने जैसे एनालिसिस किया था कि 7 सब्जेक्ट आते हैं और उनका एवरेज है ना मतलब कि 20 क्वेश्चन हर पार्ट से आते हैं, वो 2 4 5 क्वेश्चन ऊपर नीचे होते हैं, उनके इंटरनल जो कंपोजिशन है वो चेंज हो सकता है। जैसे ज्योग्राफी से 20 क्वेश्चन के आसपास आएंगे, तो वो 22 भी हो सकते हैं, 23 भी हो सकते हैं। उसमें इंटरनल जैसे राजस्थान ज्योग्राफी से कभी कभी 17 क्वेश्चन आ जाते हैं, उधर से 5 ही आते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि इंडियन ज्योग्राफी से 5-10 क्वेश्चन आ गए, 4-5 वर्ड से आ गए, और बाकी राजस्थान से 10 आ गए, तो वो कंपोजिशन चेंज होता है। लेकिन जनरली जो 20 है वो एक एवरेज आरपीसी बना के चलती है। ठीक है, तो आपको हर सब्जेक्ट को कितनी देर के अंदर करना है, 20 मिनट के अंदर करना है। तो जो भी आप घड़ी लेके जाओ ना, तो उसके अंदर इस तरीके का अरेंजमेंट होना चाहिए कि आपको पता चल जाए कि अब मेरे 20 मिनट हो गए हैं, अब मुझे नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर शिफ्ट करना है, उसके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। तो ये हमेशा मैंने बताया कि आपका जो स्ट्रेंथ है उसके अनुसार आपको 20 से 25 मिनट के अंदर एडजस्ट चीज करनी है। जैसे जो आपका हार्ड सब्जेक्ट है, जहां पे आपको सोचना पड़ रहा है, आप जनरल ट्रिक्स लगा रहे हो, इंटेलिजेंट गेस कर रहे हो, तो वो हो सकता है कि आपको 25 मिनट भी लग जाए।
लेकिन आप जो अच्छा सब्जेक्ट है जिसमें एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्ट टिक करना है आपको, तो वो 15 मिनट भी हो जाए। तो ये 15 से 25 का एडजस्टमेंट है, वो आपको करके चलना है, फिर आपको टाइम मैनेजमेंट की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। अब है कि जो प्रीलिम्स का एग्जाम है, जो पेपर सोल्व करने वाले हो, तो उसके अंदर जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है उनका क्या रोल है। ठीक है। तो उनका रोल एक तो होता है डायरेक्ट रोल, एक होता है इनडायरेक्ट रोल। तो मैं आपको ये जरूर सजेस्ट करूंगा कि ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं जो एटलीस्ट जो आरएएस के पेपर हुए हैं उनको आपको जरूर सोल्व करना है। ठीक है। तो ये ऐसी चीजें हैं कि जिनको जनरली हम क्या कि एक बुक उठाई, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखे, उनको जल्दी 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 पढ़ते चले गए, लेकिन वो हमारे काम नहीं आएंगे। ये चीज मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, कभी काम नहीं आएंगी। उनका हमें एक स्पेसिफिक यूज करना है, जिसको मैं अभी बताता हूँ आपको ना। तो सबसे पहले डायरेक्ट यूज क्या होगा कि क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो आप देखोगे कि 150 में से 1 2 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पहले आरपीएससी के पेपर में आए हुए होंगे और वो अब रिपीट हो रहे हैं। तो एक तो आपको ये डायरेक्ट एडवांटेज हो जाएगा 4-5 नंबर का। दूसरा, पेपर अटेम्प्ट करने की जो स्किल्स है ना वो जनरेट हो जाएंगी। एक आप कोचिंग का पेपर सोल्व करोगे, तो कोचिंग का पेपर बनाने वाला इंसान है जो या तो कोई सिलेक्टेड लोग होंगे, या फिर है ना जो टीचर्स वगैरह होंगे, या फिर जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वही पेपर बना रहे होंगे कहीं पे। तो उनको जो ऑप्शन सेट करते हैं वो, तो वो काफी टफ ऑप्शन सेट कर सकते हैं, और वो ऑप्शन सेट करते समय आप एग्जामिनर की जो साइकोलॉजी है उसको नहीं समझ पाओगे। क्यों? क्योंकि आप जैसे मेरे को कोई बोले कि आपको ना क्वेश्चन सेट करने हैं पॉलिटी के, तो मैं क्वेश्चन सेट करूंगा और उसके ऑप्शंस है वो मैं काफी अच्छे से सेट कर दूंगा। लेकिन जो एग्जामिनर है वो बहुत सालों से पढ़ाई करना छोड़ चुका है, वो आजकल केवल क्वेश्चन सेट करने पे ही है, तो उसके जो ऑप्शंस होंगे उनको एक अलग तरीके से वो सेट होते हैं, तो उनकी साइकोलॉजी हम अलग तरीके से समझते हैं। तो पेपर अटेम्प्ट करने की जो स्किल है ना वो रियल पेपर से ही आके आती है। तो आप 2016 का पेपर उठा के ना उसको लगाओ, 18 का पेपर उठा के लगाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आपका एग्जाम है, जैसे कि अभी 27-28 अक्टूबर को है, तो आप 20 अक्टूबर के बाद है ना आरपीएससी के पेपर लगाना, ताकि आप उस साइकोलॉजिकल माइंडसेट में चले जाओ कि आरपीएससी इस तरीके से क्वेश्चन पूछती है, और मोस्ट ऑफ द वही साइकोलॉजिकल वो रिपीट होगा। और इनडायरेक्ट क्या है आपका ऑप्शंस है। ठीक है। तो एक बढ़िया एक मेथड होता है कि आप जो भी क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, तो उसके जो ऑप्शंस है ना, तो आप देखना क्वेश्चन कम रिपीट होते हैं, लेकिन ऑप्शन आप देखोगे कि बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। तो आपको ऑप्शंस की ना स्टडी करना है। ठीक है। तो अब जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स हैं उनको हम यूज कैसे करेंगे, तो ये यूज के मैंने 4 तरीके लिखे हैं। ठीक है। पहला तो आपको ट्रेंड एनालिसिस हो जाएगा। ट्रेंड एनालिसिस क्या, कितनी कट ऑफ जा रही है, कितना टफनेस इस पेपर में आ रही है, इसमें कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन सा टॉपिक हमें नेग्लेक्ट करना है, कौन सा हम छोड़ के जा सकते हैं, ये सारी चीज आप ट्रेंड एनालिसिस से कर सकते हो। फिर स्टडी अबाउट द ऑप्शन। स्टडी अबाउट द ऑप्शन का मतलब क्या है कि जैसे कि इस बार उन्होंने कुछ पूछा, कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि ना टीवी रिमोट में कौन सी वेव्स यूज होती हैं, तो उसमें एक्सरे, जो भी गामा रे वगैरह जो सारा दिया हुआ था, तो आपका सही उत्तर तो आपने इंफ्रारेड पढ़ लिया। ठीक है। लेकिन जो बाकी 3 ऑप्शन है ना उनको छोड़ना नहीं है। आप फिर गूगल पे सर्च करना एक्सरे का कहाँ का यूज होता है, यूवी रेज का कहाँ यूज होता है, इंफ्रारेड का भी जैसे क्रिकेट वगैरह में काफी यूज हो रहा है, या गामा रेज का कहाँ पे यूज हो रहा है, तो उनको स्टडी करना। फिर आपका चांस है ना ज्यादा है कि अगली साल कोई जो क्वेश्चन आएगा ना, तो उन ऑप्शन से भी कुछ क्वेश्चन बन के आएंगे ना, तो आप उनको अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मैं आपको ये बताऊंगा कि आज का जो ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम है ना उसमें नॉलेज के अलावा जो आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और आरपीएससी जिस प्रकार से अपने क्वेश्चनों का जो क्लासिफिकेशन है, नए नए प्रकार के क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कर रही है ना, तो ये बहुत जरूरी है कि आप उसको देखो। ठीक है। फिर एक्सटेंट ऑफ सिलेबस एंड द डेप्थ ऑफ इस सब्जेक्ट रिक्वायर्ड। अब आप है ना मतलब कि जैसे कि हम किसी लोक देवता है, तो लोक देवता के ना मतलब माता पिता का नाम पढ़ते हैं, उनकी घोड़ियों का नाम पढ़ते हैं, तो ये बहुत सारी चीजें हम पढ़ते हैं। लेकिन मैंने देखा है जनरली आरपीसी ऐसी चीजें बहुत कम पूछती है, स्पेशली जो आरएस का एग्जाम है या फर्स्ट ग्रेड की जो एग्जाम है ना, उनके अंदर आरपीसी उन चीजों को ज्यादा मतलब तवज्जो नहीं देती है। तो आप ना मतलब देख सकते हो कि किसी भी सिलेबस को पढ़ते समय मुझे कितना पढ़ना है, वो आपको किसे पता चलेगा, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से, और वो भी केवल आरएस के। अब ऐसा मत करना कि आप पटवारी के भी क्वेश्चन उठा के लिए आए, या फिर और जो छोटे एग्जाम होते हैं उनके क्वेश्चन उठा के लिए आए, फिर बोले कि वहां पे तो ये भी पढ़ रखा है। ऐसे तो जो सिलेबस की लेंथ और ब्रेथ है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो आपको क्या करना है कि केवल आरएस के जो सिलेबस है ना उसी को देखना है, और उसी से आपको ये गेस करना है कि कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना। ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है आज की स्लाइड में कि जो आरपीएससी की जो प्रीलिम्स का एग्जाम हो रहा है उसमें किस तरीके के क्वेश्चन
पूछते हैं। ठीक है, तो अब है ना इसको हम देखते हैं मेनली कि आरपीएससी किस तरीके के क्वेश्चन है वो पूछ रही है। ठीक है, चलो अब है ना सबसे पहला पोर्शन है कि डायरेक्ट फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब इसमें सीधे पूछ लेंगे कि थेवा कला कहाँ की फेमस है, या आप जो भी कुछ कर रहे हो, मतलब कि कोई नॉर्मल सा फैक्ट आ गया कि ट्रीटी ऑफ सुगाली किन किन के बीच में हुई है, या बक्सर का युद्ध कब हुआ था, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। ऐसा डायरेक्ट बेस्ड स्टेटमेंट क्वेश्चन आता है। तो इसमें केवल जो काम करता है वो काम करता है आपका नॉलेज। उसमें आप नॉलेज के अलावा कुछ नहीं कर सकते। इनके क्वेश्चनों को देखो डायरेक्ट, और आप डायरेक्ट देखते ही आप ये देख लो कि ये क्वेश्चन मेरे को आता है या नहीं आता। यदि आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो आप उनको छोड़ दीजिए, और छोड़ते वक्त उस पर ना टाइम वेस्ट मत कीजिए, जल्दी छोड़ दीजिए कि ये नहीं आता तो मेरे को नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने पिछला जो 2018 का पेपर देखा है तो उसमें ये आपको दिखेगा 60 से 70% क्वेश्चन आपको यही दिखेंगे। ठीक है, और 2012 से पहले की यदि बात करें तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 90 से ऊपर जो क्वेश्चन थे ना वो इसी कैटेगरी से थे। लेकिन अब आरपीएससी इस पैटर्न को छोड़ते हुए इन बाकी 3, 4, 5 जो प्रकार के क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर जा रही है। यदि इस तरीके से जाएगी ना तो अब इसमें ना स्मार्ट गेस और जो प्रैक्टिस करने से उनसे ना बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम कौन कौन से क्वेश्चन है। सबसे पहले ए एंड आर वाले टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप देखिए कि इसमें पहले से आपको कारण बताया होगा, उसका रीजन भी बताया हुआ होगा, तो दोनों आपको इंफॉर्मेशन तो पूरी दे दी। अब आपको केवल ये बताना कि ये ना पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा उसका सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, या दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है, इस प्रकार से आपको बताना है। तो आप देखिए इसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन तो पहले से दे दी है आपको केवल उसका रीजनिंग करना है, आपको उसको अरेंज करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस की आपको पहले प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि इनको प्रैक्टिस यदि आप नहीं करोगे ना तो आपको नॉलेज होते हुए भी गलत हो जाएगा, और यदि आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली ना तो आपको नॉलेज नहीं है फिर भी ये क्वेश्चन आप सही कर जाओगे। ठीक है, तो मैंने मतलब कि एआर की बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, फिर मेरे को पता चल गया कि इसमें यदि हमें नॉलेज का खेल नहीं है, ये उस टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना उसका एक एक्सपीरियंस होता है कि आप इसको 100-150 ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर लोगे ना तो उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ ये एआर वाले में नॉलेज का लेवल कम, नॉलेज हालांकि थोड़ा नॉलेज तो चाहिएगा लेकिन इसमें स्किल्स की ज्यादा जरूरत है। फिर हम आगे चलते हैं, इसको लास्ट में देखेंगे। फिर कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें आपको नॉलेज की जरूरत नहीं है लेकिन आप कॉमन सेंस से यूज करते जाओ कि ये तो ऐसा नहीं हो सकता, ये ऐसा हो सकता है, ऐसा तो हो ही जाएगा। तो आपको मैं ना पिछले पेपर में, मैं आज सुबह पेपर देख रहा था तो उस पेपर में कम से कम 7 से 10 क्वेश्चन ऐसे थे जहां पे यदि हम बहुत नॉर्मल जीके जो हमारी डे टू डे लाइफ का जो नॉलेज है उसको यदि हम यूज करते ना तो वो सही हो सकता था। जैसे ब्लूटूथ का, वाईफाई का क्वेश्चन था, उस देखने में तो इतना बड़ा लग रहा था कि इतना हैवी क्वेश्चन क्यों दे दिया, लेकिन यदि आप उसको नॉर्मली एकदम लगाते कि ये ब्लूटूथ मैंने यहाँ यूज किया है, वाईफाई मैंने यहाँ यूज किया है, तो ऐसा आंसर तो नहीं हो सकता, या ये आंसर तो जरूर हो सकता है। तो कॉमन सेंस वाले हम आगे प्रैक्टिस में मैं आपको बताऊंगा कि कॉमन सेंस वाले कौन से क्वेश्चन है, एक अलग से एकदम इस पे कल वीडियो बनाऊंगा तो उसमें हम देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है ना कि ये हमारा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, इसके लिए हमें नॉलेज की जरूरत नहीं है, और ये कम से कम आजकल है ना 7 से 10 क्वेश्चन ये आ रहे हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो इनको हमें ध्यान रखना है। दूसरा रीजन बेस्ड स्टेटमेंट आता है। ठीक है, आजकल एक क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स के अंदर कि ना राजस्थान के अंदर है ना जो क्लाइमेटिक रीजन को इम्पेक्ट करने वाले रीजन कौन से हैं, 1, 2, 3, 4, या ना राजस्थान के अंदर इतनी बारिश क्यों हो रही है, ये उसके 3-4 रीजन है। तो इसमें जो रीजन बेस्ड जो क्वेश्चन आए ना वाई जहां पे भी पूछ लें कि ये चीज क्यों है, तो इसमें भी आप देख लेना नॉलेज, बिना नॉलेज के भी आप बहुत सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें एसोसिएशन से क्वेश्चन सोल्व होते हैं। ठीक है, एसोसिएशन से क्वेश्चन सोल्व होने का एग्जांपल कैसे कि जैसे कि आपसे पूछा कि अरावली का राजस्थान के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से क्वेश्चन वो नीचे दे देंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देंगे कि इसकी वजह से ना जो वेस्टर्न राजस्थान है वहां पे ना मतलब कि ज्यादा बारिश हो रही है। फिर एक क्वेश्चन देंगे कि जो डेजर्टिफिकेशन का रीजंस बताएंगे या फिर उसका इंपैक्ट बताएंगे, तो रीजन और इंपैक्ट दोनों इसी कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, दूसरी तरफ बोल देंगे कि ना जो राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट है उसमें जो मरुस्थलीकरण हो रहा है वो ना मतलब कि अरावली के कारण हो रहा है। ठीक है, और ना एक और कोई ऐसे स्टेटमेंट दे देंगे।
तो उन दोनों के बीच में आप एसोसिएशन निकाल सकते हो। ठीक है, एसोसिएशन कैसे निकाल सकते हो कि पहला जो स्टेटमेंट यदि सही है तो दूसरा नहीं हो सकता, या यदि पहला सही है तो दूसरा हो सकता है। तो आप एक बार जो ट्राई करके देखना, यदि आपकी टेस्ट सीरीज के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं या कहीं जहां पे रीजंस हो और इंपैक्ट हो, तो आप जो नीचे 3-4 कारण दिए हुए ना उनके बीच में एसोसिएशन बिठाने की कोशिश करना। तो मैं नेक्स्ट में आपको वो चीज भी बताऊंगा कि किस तरीके से जो रीजन और इंपैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उनके अंदर एसोसिएशन बिठाइए कर सकते हैं। और आजकल आरपीएससी सबसे ज्यादा ये पूछ रही है, मैच द फॉलोइंग, और जो टेबल एक मैचिंग दी हुई होती है उसमें से इनकरेक्ट पूछते हैं। ठीक है, इनमें से इनकरेक्ट पूछते हैं ना, तो इसमें आपको एक चीज का ना आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो 4 इधर होंगे जैसे ए बी सी डी एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ठीक है, अब इनको आपको मैच करना होता है। ठीक है, तो इसमें से आपको पूरा नॉलेज नहीं होना चाहिए। तो कभी भी ऐसा जो मैचिंग वाला क्वेश्चन आए तो आपको खुश हो जाना चाहिए कि इसमें तो मुझे ना पूरा नॉलेज ही नहीं चाहिए। आप इनमें से कोई भी 2 यदि सेट कर लोगे ना तो मोस्ट ऑफ द टाइम 90% टाइम पे ना वो क्वेश्चन आपका ना सोल्व हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जो नीचे ऑप्शंस दिए हुए रहते हैं ना कि इसका ये से 4 ऑप्शन दिए हुए रहते हैं, तो वो ऑप्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैच द फॉलोइंग वाला जो कोई भी आए तो उसमें सोल्व करने का तरीका यही है कि सबसे पहले एक इन चारों में से जो आप सबसे ज्यादा कंफर्म होना, कि जैसे अब इधर रिवर दे दे, इधर इनकी ना नाम दे दे, इधर रिवर इधर नाम दे दे। ठीक है, तो अब जैसे कि ना मुझे ये पता है कि ना मतलब कि जो चंबल का नाम आ गया और फिर इसको वो जनापाव पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, ये चीज मुझे कंफर्म पता है, तो उसको कर दीजिए आप ऐसे पेन से ब्लॉक कि ये चीज तो कंफर्म है। फिर आप जैसे ऑप्शन में देखिए कि वो चीज कहां आपको मिल रही है, तो आप देखोगे 2-3 ऑप्शन आपके कट जाएंगे, उसके बाद आपको उनमें से केवल एक को ही मैच करना पड़ेगा। तो देखा, इसको अप्रोच करने आना एक अलग तरीके से अप्रोच करना पड़ता है। जो जीके वाला क्वेश्चन है तो इससे क्या 2-3 फायदे होंगे। देखो, एक तो आपको जब पूरी चीजें नहीं आती ना, तो जैसे चार वो मैचिंग दी तो चारों तो आपको आए जरूरी तो नहीं है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाए, लेकिन आप चारों को पहले पढ़ोगे, उनको आपस में मैच करने की कोशिश करोगे, एक तो टाइम ज्यादा लगेगा। दूसरा, यदि आपको कोई मैच नहीं आया तो दिमाग ना मतलब हमेशा दिमाग की एक आदत होती है, जो क्वेश्चन उसको नहीं आता ना उनके बारे में वो सोचने लग जाता है कि ये मुझे क्यों नहीं आ रहा, ये इसका मैं अब क्या करूंगा। तो ना वो भी टेंशन आपकी दूर हो जाएगी। और एक इनकरेक्ट निकालने वाला है ये टेबल के अंदर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। अब जो आरपीएससी है ना यूपीएससी का जो पैटर्न अडॉप्ट करते हुए ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे रही है, ये क्वेश्चन इस एग्जाम के सबसे टफ क्वेश्चन होंगे, ये मान के चलना। ठीक है, इसमें क्या होगा, या तो ना 2 स्टेटमेंट दे देगी या 3 से 4 स्टेटमेंट दे देगी आरपीएससी। जहां पे 2 स्टेटमेंट देती है वहां से पूछती है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कि पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। ये 4 प्रकार के ऑप्शन दिए होते हैं। तो ये ना बहुत ही ज्यादा ना कंसेप्चुअल और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से। तो इनमें ना सबसे जो मैं ये कहूंगा कि जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वहां से ये स्टेटमेंट डालेंगे। जहां पे भी स्टेटमेंट आ रहा है ना इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर, तो स्टेटमेंट हमेशा कोई खुद से नहीं बनाना चाहेगा। खुद से स्टेटमेंट बनाने में ना कि उसके अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं और क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो हमेशा आरपीएससी कोशिश करती है कि इनको स्टैंडर्ड बुक से ही पिकअप करे। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों के लिए आपको स्टैंडर्ड बुक एनसीईआरटी वगैरह का पूरा एकदम साथ लेना पड़ेगा। और 3 से 4 स्टेटमेंट वाले भी आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसमें एक तो यही पूछते हैं कि ये ऊपर दिए हुए जो 3 से 4 स्टेटमेंट है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो वो थोड़ा सा उसमें, लेकिन ऑप्शंस को आप देख लेना। जैसे ही आपने कोई एक स्टेटमेंट को गलत किया कि पहला स्टेटमेंट तो गलत है, तो ऑप्शंस में जाके उनको काट दो कि जहां जहां पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो कई बार क्या होगा कि केवल एक स्टेटमेंट से ही है ना आपका क्वेश्चन है ना पूरा सोल्व हो जाएगा, लेकिन 4 स्टेटमेंट आरपीएससी देती है तो हम बड़े बड़े स्टेटमेंट और देगी। जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन में ये ज्यादा होता है कि बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट दे दिए, आपको लगेगा कि यार ये स्टेटमेंट तो मेरा सुना हुआ ही नहीं है, आप उस क्वेश्चन को स्किप कर दोगे। लेकिन आप उसमें से देखोगे केवल एक स्टेटमेंट को इनकरेक्ट करते ही आपका वो क्वेश्चन सोल्व हो रहा था। तो ये मत टेंशन लेना उसकी। एक होता है क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट, ये भी आजकल पूछते हैं कि ना मतलब कि कौन सी इवेंट पहले हुई थी, कौन सी इवेंट बाद में हुई थी। ये तो इसमें भी एक चीज ध्यान रखना कि आपको 2 इवेंट के बीच का जो रिलेशन है ना वो निकालने की जरूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसमें, जैसे यहां पे मैं क्वेश्चन लिखता हूं कि 4 इवेंट दे दी, जैसे बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बांडीवोस, ट्रीटी ऑफ सुगाली। अब आपको बोलेंगे कि इनको ना
अरेंज करो क्रोनोलॉजिकल, फिर यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दे दिए 1 2 3 4, ठीक है। तो इसको कभी भी ये मत सोचना कि आपको चारों चीज पता होंगी तभी उत्तर आएगा, या फिर आप ना मतलब चारों को अरेंज करने लग जाओ, उसमें से आपको पता नहीं है कि वॉन्डिवोस की बैटल कब हुई या ट्रीटी ऑफ सुगाली कब हुई, और उसमें आप टेंशन लेने लग जाओ। ये नहीं करना। आप पहले ये देखना कि इनमें से सबसे पहले आपका नाम कौन सा सुना है। जैसे प्लासी सभी का सुना हुआ है, बक्सर सभी का सुना हुआ है। आप क्रोनोलॉजिकल अरेंज करेंगे तो हमेशा ऐसा होना चाहिए कि 1 2 से पहले आया था। अब आप नीचे ऐसा देखने की कोशिश करो कि 1 2 से पहले कहाँ कहाँ है, फिर आप 1 2 3 ऑप्शन में करोगे तो आपको पता चलेगा 1 या 2 ऑप्शन तो आपका पहले से ही कट गया है, उसमें कुछ नहीं है। फिर आप देखोगे कि यार ट्रीटी ऑफ सगुली नेपाल के साथ हुई थी, तो नेपाल तो हिली एरिया के अंदर है, तो सबसे पहले तो ये ना प्लेन एरिया के अंदर लड़ाई कर रहे थे ब्रिटिशर्स, फिर हिली एरिया के अंदर गए होंगे। तो ये चीज तो हमेशा होगी कि जो बैटल ऑफ प्लासी है वो पहले हुई होगी बैटल ऑफ इसे ट्रीटी ऑफ सगुली से, तो ये चीज तो आपको हमेशा ऐसे लगेगा। तो आप फिर ऑप्शन देखना कि 1 4 से पहले का है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे 2 या 2 रिलेशन बनाते ही हमेशा उत्तर आ जाता है। लेकिन फिर भी यदि ऐसा हो कि 3 रिलेशन बनाने पे आए तो आप 1 2 रिलेशन और बना लेना, लेकिन उसके लिए आपको चारों चीजों की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज है ना मैंने आपको आज बताई है। देखो इन चीजों से आप ना इनको मॉक टेस्ट में करोगे ना तो एक टाइम के बाद ना आपको ये स्किल जनरेट होगी, और उस स्किल जनरेट होने के बाद आपको लगेगा कि काफी फायदा। लेकिन फिर अब मैं यही एक चीज लास्ट स्टेटमेंट में दूंगा, ये दोनों स्टेटमेंट है ना वो इस पूरे की सबसे मतलब वो है जो एकदम सिंपल है, लेकिन पूरे सबसे ज्यादा मिस्टेक ये बताते हैं। क्वेश्चन हमें बहुत ध्यान से देखना है, ऑप्शन उसके हमेशा हिंट होते हैं। फिर हमने ये देखा है कि 3 प्रकार की हमें ओएमआर वगैरह की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, पेपर में क्या अटेम्प्ट करना चाहिए, सिली मिस्टेक कैसे अवॉइड करनी चाहिए, ये फिर है ना कि अटेम्प्ट करने की क्या क्या मतलब पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं वो देखा। फिर आपकी अप्रोच है वो किस तरीके से पेपर को हार्डनेस को देख के, कितना टफ पेपर है उसको देख के बदल जानी चाहिए। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आपको क्या करना है, एक एक सब्जेक्ट को 20-25 मिनट ध्यान देना है, उसके बाद 20 से 25 मिनट तक ही टाइम देना है, उसके बाद उससे शिफ्ट हो जाना है। उसके अलावा ना मतलब प्रीवियस ईयर्स पेपर्स है उनका किस तरीके से यूटिलाइजेशन करना है, उनके ऑप्शंस को किस तरीके से स्टडी करना है वो भी हमने आज किया है। और किस प्रकार के आरपीसी के है ना जो 6-7 प्रकार के क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं उनकी भी हमें स्टडी करनी है, ठीक है। तो अब मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपने इसको एकदम ध्यान से सुना होगा, और इसको 1-2 बार सुनिए और इसको ना अप्लाई कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि यार ये नए नए सिस्टम आजकल चल रहे हैं तो हम इसको अप्लाई करके देखते हैं और हमारे नंबर में कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है। हालांकि जो जितनी भी ट्रिक्स वगैरह होती है उनको अडॉप्ट करना ना स्टार्टिंग में थोड़ा टफ होता है। आपको लगेगा कि आराम से बैठे बैठे यार पहला क्वेश्चन उठाया उसको टिक कर दिया, दूसरा किया, तीसरा किया, तो कितना इजीली पेपर सोल्व हो रहा है। अब मेरी तरीके से करोगे तो डबल टिक करो, उसको गोला बनाओ, उसको ट्राइंगल बनाओ, इस तरीके से। लेकिन एक टाइम के बाद आपका जो माइंड है वो उसको एकदम अडॉप्ट कर लेगा, और वो फिर अच्छी तरीके से जब काम करने लगेगा ना तो मैं 100% बोल रहा हूँ कि 20 से 30 नंबर बढ़ जाएंगे और आप लिमिटेड नॉलेज में बहुत अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है। तो आज के अपने लेक्चर में यही था। इसके बाद ना हम नए जो मतलब कि प्रीवियस ईयर्स के पेपर लेके आएंगे, उसमें देखेंगे कि ये सारी ट्रिक्स किस तरीके से लगा सकते हैं और उसमें क्या फायदा होगा, टाइम कैसे बचेगा, ये सारी चीजें हम देखेंगे। और टाइम मैनेजमेंट पे भी हम एक और देखेंगे कि किस तरीके से हमें अब टाइम मैनेजमेंट करना है, क्योंकि 2 महीने में ही पेपर आ रहा है। तो इसमें 2 महीने में आ रहा है तो आप बहुत ज्यादा नॉलेज तो इकट्ठा नहीं कर सकते, लेकिन आप टिप्स और ट्रिक्स से ही एग्जाम क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पतंजलि रिद्धि सिद्धि चौराहा के पास, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। कॉल करें 72406 72406।